नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के अध्याय संख्या 3 के अंतर्गत जो हिटलर का उदय है, नाज़ीवाद है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसका जो पॉइंट था हमारा कि जो नाज़ी लोग हैं उनके काल्पनिक जो दुनिया थी उसके लिए वो क्या क्या कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पोलैंड को जीतकर उसके लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया गया, बाहर निकाल दिया गया और वहाँ पर जर्मनों को बसाने का कार्य जो था वह शुरू कर दिया गया था हिटलर की नाज़ी लोगों के द्वारा। अब यह कार्य होने के साथ साथ जो शुरुआत से किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जातियों वाले, नस्ल वाले जो लोग थे उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा था, या शुरुआत किस प्रकार से होती है, अंततः उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये सारी चीज़ों को क्या है अपने नेक्स्ट पॉइंट से क्लियर करते हैं। जिसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट है वह है मौत का सिलसिला। और मौत का सिलसिला का प्रथम चरण, पहला चरण, प्रथम चरण जो है, पहला चरण जो है, इसको क्या है बहिष्कार के नाम से जाना जाता है। बहिष्कार जो 1900 क्या है 33 से 39 तक चलता है। इस बहिष्कार के दौर में क्या किया गया था वो देखिए कि एक तो क्या है वहाँ पर नागरिकता अधिकार कानून लाया गया था 1935 के अंदर, जिसको कहा जाता है न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार। सितंबर 1935, जिसके तहत क्या क्या रहता है वो देखिए कि एक तो क्या है नागरिकता किनके पास होगी, जर्मन या उससे संबंधित, जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति, यानी या तो वो जर्मन नॉर्डिक आर्य होना चाहिए या उससे संबंधित रक्त वाला ही व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होगा। ठीक है, और किसी को क्या है उसके अलावा उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिले। अन्य को के लिए क्या है नागरिकता का प्रावधान उनमें उन्होंने नहीं रखा। सिर्फ क्या है या तो वो जर्मन नॉर्डिक आर्य होने चाहिए या उनसे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके लिए उन्होंने कानून बना दिया कि उनको किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं देंगे। अगर वो जर्मन रक्त वाला या जर्मन नागरिक है तो उसको क्या है जर्मन साम्राज्य के द्वारा संरक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा इस कानून के तहत यहूदियों, जो यहूदी लोग थे वो यहूदियों और
जर्मन के मध्य यहूदी तथा जर्मन के मध्य विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। तीसरा कानून इसके लिए बनाया गया कि यहूदियों और जर्मनों के बीच जो विवाहेतर संबंध हुए हैं, यहूदियों और जर्मनों के मध्य जो विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। यानी अगर जर्मन और जो यहूदी है वो आपस में वैवाहिक संबंध बनाते हैं तो वह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, ऐसा उनके लिए विधान बना दिया गया या कानून बना दिया गया। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी पाबंदी लगा दी गई। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। ये जो विशेष कानून थे उनके खिलाफ इनको शुरू किया गया था सितंबर 1935 के अंतर्गत। उनके खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ एक तरह से मान लीजिए सारे के सारे जो कानून थे वो यहूदी विरोधी थे और जर्मनों के द्वारा यहूदियों को एक प्रकार से अलग थलग करने के कानून थे। इसके अलावा अन्य कुछ कानूनी उपाय भी गुप्त पुलिस के द्वारा इस्तेमाल में किए जाते थे, जिसके अंतर्गत यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, इसके अलावा उनके साथ साथ सरकारी सेवाओं से निकाला जाना, यहूदियों को सरकारी सेवा से ये मात्र उपाय नहीं थे, ये क्या है, लागू भी किए गए थे कानून। यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री,
यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री, यह सारे कानून क्या है, यहूदियों को पूरे समाज से बहिष्कार करने के लिए शुरू किए गए थे, ताकि यहूदियों का पूर्णतः क्या है बहिष्कार किया जा सके इन कानूनों के द्वारा। और साफ तौर पर नज़र आता है समाज से उनको क्या है पूर्णतः अलग कर दिया गया था इन कानूनों की सहायता से। इसके अलावा नवंबर 1938 में एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया गया, उनके घरों पर हमले हुए, साथ ही साथ यहूदी प्रार्थना घर सिनेगोगेस को भी क्या है जला दिया गया। यानी नवंबर 1938 के अंदर नवंबर 1938 के अंदर क्या है उनके बस्तियों में जनसंहार किया गया। इसके अलावा उनके जो प्रार्थना घर थे उनको भी जला दिया गया। इसी के कारण इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ब्रोकन ग्लास के नाम से इस घटना को जाना जाता है, क्योंकि यहूदियों के साथ क्या है शुरुआत से उनकी एक नस्लवादी दुश्मनी बनकर तैयार हो चुकी थी और इसी कारण वह ये सारे कार्य करते थे। यह रहता है प्रथम चरण, जिसके अंतर्गत क्या है न्यूरमबर्ग की नागरिकता के अधिकार के कानून वहाँ से जारी किए जाते हैं, जो कि है पूरे यहूदी समाज को जर्मन समाज से अलग करने के लिए शुरू किए गए थे। इसके बाद दूसरा चरण आता है दड़बाबंदी। दूसरा चरण दड़बाबंदी। दड़बाबंदी को अगर मैं समझाऊं आपको तो पहली चीज़ जो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी कि दड़बा क्या होता है। दड़बा जो है वो घेटो यानी यहूदियों की बस्ती को कहा जाता है। ठीक है, दड़बाबंदी का मतलब क्या हो गया वो अपने समझते हैं इसके द्वारा। यानी जो दूसरा चरण रहता है घेटो आइसोलेशन, दड़बाबंदी या घेटो आइसोलेशन किया गया था जर्मनों के द्वारा 1940 से 1944 तक। घेटो आइसोलेशन के अंतर्गत क्या था कि जो यहूदी लोग थे उनको पूर्णतः क्या है समाज से अलग थलग करने के लिए यह शुरुआत की गई थी। यानी उनको पूर्णतः ख़त्म करने का एक दूसरा भाग मान सकते हैं, वह शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत सितंबर 1941 में क्या है सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया और वह हुक्म यह था कि डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। ठीक है, यानी अलग करने के लिए उनको क्या किया गया था, एक पीला सितारा, यू कैन से येलो स्टार, ठीक है,
कि एक पीला सितारा जो है वो उन्हें अपने छाती के ऊपर लगा के रखना होगा। जितने भी ज़रूरी दस्तावेज हैं उनके ऊपर उनको लगा के उसको रखना होगा। दे हैव टू यूज़ इट, दे हैव टू यूज़ येलो स्टार ऑन देयर बॉडी एंड आल्सो ऑन देयर आइडेंटिफिकेशन। जो आईडीज़ थी उनके ऊपर भी क्या है, उनको इसका यूज़ करना होगा। इस प्रकार के आदेश उनको दे दिए गए थे ताकि उनको क्या है, एक प्रकार से अलग छवि उनकी दिखाई दे सके। उनको एक अलग निशानी दी गई थी कि हाँ भाई तुम हमसे अलग हो। यानी पीले सितारा इस्तेमाल करने का आदेश दिया। किनको? यहूदियों को ऐसा आदेश दिया गया कि यहूदी जो मकान हैं लॉर्ड्स वारसा जैसी घेटो बस्तियों में क्या है, कष्टपूर्ण दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था उनको, और बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे जो कि घेटो में दाखिल होने पर यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया गया। ठीक है, यानी इस जगह वो कार्य ये हुआ था कि सारी संपत्ति छीन कर घेटो में बंद कर दिया गया यहूदियों को। ठीक है, इसके अलावा कुछ ही समय में क्या है, घेटो की बस्तियों में वंचना, भूखमरी और गंदगी की बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। यानी अब उनको क्या है, अलग थलग कर दिया गया और था, और साथ ही साथ क्या है, वहाँ भूखमरी, बेरोजगारी तो नॉर्मल सी बात है, कोई काम तो उनके लिए छोड़ा ही नहीं था। ठीक है, और साथ ही साथ महामारियों ने उनको घेर लिया था। यह बुरी दरिद्र स्थिति उनकी बना दी गई थी। और उसके बाद तीसरा चरण शुरू होता है। हालांकि यह 1940 में शुरू होता है, और तीसरा चरण जो है, तीसरा चरण जिसको कहा जाता है सर्वनाश, जो 1941 के बाद से यह काल जो है वो शुरू हो जाता है। इसमें क्या है, जर्मन जो लोग थे पहले उनका बहिष्कार किया था, उनकी दड़बाबंदी की थी। अब उनसे कह रहे थे कि अब यहूदी लोगों को जीने का कोई भी अधिकार नहीं है, उनको मार देना चाहिए। इसीलिए वह तीसरा चरण शुरू किया गया था। समूचे यूरोप में के जो यहूदी मकान थे, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में ले जाया जाने लगा। यानी सभी को ऑस्विट्ज़ केंद्रों में ले जाया गया। और उसके बाद जो पोलैंड के तथा अन्य पूर्वी इलाकों में, जो मुख्य रूप से क्या है, बेल्जैक, ऑस्विट्ज़, सोबिबोर, तेब्रिंकलिंका, चेलमनो या मायदानेक जैसे गैस चैम्बरों में उनको क्या है, झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग सभी को मार दिया गया। यानी इतनी बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया था। पहले उनको बहिष्कार किया उनका, फिर उसको आइसोलेट कर दिया गया उनको। ठीक है, उनको एक अलग थलग रख दिया गया, जैसे वो क्या है, बहुत ही बुरी चीज़ हो समाज के लिए। और उसके बाद उनको क्या है,
बिजली के झटकों के साथ या एक अचानक से क्या है जहरीली गैस देकर उनको 1 सेकंड के अंदर क्या है मौत के घाट लाखों लोगों को एक साथ सुला दिया जाता था। और यह कार्य सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाज़ीवादी समाज की स्थापना के लिए किया जा रहा था उनके द्वारा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है वह है नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। किसी भी देश की सबसे बड़ी जो ताकत होता है वह उस देश का युवा होता है। जो यूथ जनरेशन होती है, यंग जनरेशन, वह उस देश की सबसे बड़ी पावर का सोर्स होती है। तो इस बात को क्या है हिटलर बखूबी जानता था और इसका यूज उसने क्या है अपनी जो नफ़रत थी यहूदियों के ख़िलाफ़ या अन्य जो क्या है नस्लें थी, उन नस्लों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी उसी के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या है इस पावर का यूज किया। उस पावर को देश की उन्नति के अंदर लगाने के बजाय उनमें नफ़रत भरने का कार्य जो है वो हिटलर ने शुरू कर दिया था इसके द्वारा। तो देखिए क्या किया गया था हिटलर के द्वारा कि युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी का जुनून जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि युवा के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका था हिटलर। अचानक से इतनी ज़्यादा पावर जर्मनी के पास या जर्मनी के हाथों में लाकर उसने झोंक दी थी अचानक से। तो अचानक से वह उनका हीरो बन चुका था। वह एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों और नाज़ी विचारधारा की गुट्टी पिलाना उसको ज़रूरी लगा। यानी हिटलर के अनुसार शक्तिशाली नाज़ी समाज अगर तैयार करना है तो इसकी शुरुआत बच्चों में नफ़रत भरने से स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, यानी जो शुरुआत की जनरेशन है, जो बिल्कुल नई जनरेशन है, उस जनरेशन में अगर नफ़रत भर दी जाए, इस प्रकार की नस्लवादी विचारधारा भर दी जाए तो क्या है यह आगे तक एक प्रकार से बीज बो दिए जाएंगे अपनी विचारधारा के, ऐसे हिटलर का मानना था। इसी के कारण क्या है जो स्कूली बच्चे थे, जो बिल्कुल अनजान थे, अनभिज्ञ थे, उनको क्या है स्कूल के न केवल अंदर न साथ ही साथ स्कूल के बाहर भी इसी प्रकार की चीज़ों की शिक्षाएं दी जानी ज़रूरी कर दी गई थी, अनिवार्य कर दी गई थी, जिनसे क्या है उनमें भी नस्ली भेदभाव की जो भावना है वो पनप जाए, जो नस्ली भेदभाव की भावना है वह उनमें बढ़े। तमाम जो स्कूल थे उनमें सफाई या शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। शुद्धिकरण की मुहिम, सफाई या शुद्धिकरण की मुहिम के अंतर्गत क्या था कि जो स्कूलों के अंदर यहूदी बच्चे थे, यहूदी बच्चों, यहूदी शिक्षकों को निकालना
शुरू कर दिया गया। जो यहूदी बच्चे थे या शिक्षक थे स्कूलों के अंतर्गत, तो स्कूलों की सफाई की मुहिम या शुद्धिकरण की मुहिम के तहत क्या है, सबसे पहले उनको स्कूल से निकाला गया और बाद में क्या है, या फिर क्या है, पहले शुरुआत में क्या किया गया, जो यहूदी बच्चे थे उनको जर्मन बच्चों से अलग बिठाया जाता था, उनको अवांछित बच्चे माने जाते थे वो, ठीक है। एक तो क्या है, अलग अलग हटाया जाता था। यहूदी शिक्षकों को राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय समझकर पहले तो उनको नौकरी से निकाला गया और फिर बाद में उनको मार दिया गया। और जो बाकी बच्चे थे, यानी बच्चे जो छोटे बच्चे थे, उनको क्या है, पहले अलग बिठाना शुरू कर दिया। अवांछित बच्चे माने जाते थे, यहूदी, जिप्सी या जो विकलांग बच्चे थे उनको, और बाद में क्या है, स्कूल से निकाल दिया गया। और बाद में 40 के दशक में गैस के चैम्बरों में उनको क्या है, मार दिया गया, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। जो सर्वनाश का काल था उस समय उनको क्या है, मार भी दिया गया। यानी वही सेम सिस्टम, पहले बहिष्कार किया उनका, फिर उनको अलग करके छोड़ दिया और फिर बाद में सभी को मार दिया गया। तो इस प्रकार की चित्र भी उस समय छपे थे, ठीक है। इसके बाद अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, ठीक है। विचार आधारात्मक परीक्षण की एक लंबी प्रक्रिया रहती थी उनके लिए। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। यह पहला कार्य किया गया था जो अच्छे जर्मन बच्चों के अंदर नस्लवादी विचारधारा भरने का कार्य था। नस्ल के बारे में प्रचलित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम लगाया गया। नस्ल विज्ञान कार्यक्रम नस्ली विचार, नस्ली भेदभाव वाले विचार धारा को सही ठहराने हेतु तथा आगे बढ़ाने हेतु यह कार्य शुरू किया गया था। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, ठीक है। यानी बच्चों को क्या सिखाया जाता था, वफादार या आज्ञाकारी बने, जो अच्छी बात है, लेकिन यहूदियों से नफ़रत करे, यहूदियों से नफ़रत करे, हिटलर की पूजा करे। यह चीज़ें क्या हैं, बच्चों को उनके पाठ्यक्रम में जोड़कर सिखाई जाती थी, ठीक है। उनको खेल कूद के जरिए भी बच्चों को हिंसा तथा आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिंसा तथा आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी, ठीक है। तो यह कुछ कार्य जो है वो बच्चों के अंदर उन्होंने शुरुआती दौर पर शुरू किए थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से युवाओं को भी चेंज किया जा रहा था, ठीक है। बच्चों को तो क्या है, उन्होंने अलग से पाठ्यक्रम जोड़कर या यहूदी या जिप्सी जो बच्चे थे उनको पूर्णतः अलग करके, या ये इस प्रकार की जो नफ़रत करने और हिटलर की पूजा करने वाली जो शिक्षाएं थी, इनके द्वारा उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी।
यूथ के अंदर उन्होंने अपने विचारों को किस प्रकार से प्रेरित किया, उसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।